गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा अपने बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। ये बात सही है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्लड का सर्कुलेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये जो पतली पतली खून की नसें हैं, कुछ मोटी खून की नसें हैं, अगर सब नसों की या जो धमनियां हैं इनको अगर पूरा हम लाइन से खड़ा करो नापा जाए तो इनकी लंबाई कितनी है? 60,000 माइल्स, 60,000 माइल्स की लंबाई की ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर खून की नसों का, जिनमें से खून दौड़ता है 60,000 मील, 60,000 माइल्स। तो हार्ट, ये ब्लड वेसल्स एंड मसल्स, ये तीन चीजें मिलकर आपकी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं। रोडवे टाइप का नेटवर्क है जिसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा मान सकते हैं, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ता है। ये जो रोडवे है जिसमें ब्लड दौड़ता है, वास्तव में ये आपकी बॉडी के हर कॉर्नर में ब्लड को भेजता है। और बॉडी में कॉर्नर में ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगी, साथ में न्यूट्रिएंट जाएंगे। तो पूरी की पूरी बॉडी में ये जो नेटवर्क फैला हुआ है इसकी लंबाई है 60,000 मील। इन बॉडी का एक कोई कोना नहीं है जिसमें ब्लड भेजा नहीं जाता है, ये इस सिस्टम के द्वारा। और इस सिस्टम के जो हिस्से हैं वो है हार्ट, ये जो धमनियां हैं और इसके अलावा मसल्स, ये पूरा का पूरा काम करती हैं। नाउ किसी भी रीजन के चलते अगर जो सर्कुलेशन है वो पुअर है, अगर सर्कुलेशन पुअर है तो क्या होगा? अगर सर्कुलेशन पुअर है तो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। अगर स्लो हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी इस चीज की होगी कि क्लॉट ना बन जाए, या खून जम ना जाए, या थक्का ना बन जाए। अगर थक्का बनेगा तो ब्लड की जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर वो ब्लॉक हो जाएगी इसका मतलब यह है कि ये जो वेसल है जिस एरिया को सप्लाई करती है उस एरिया को ना तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे नो ऑक्सीजन मिलेगी। अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसमें वास्तव में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर हम मोटे तौर पे देखें कि अगर जो ब्लड आपका स्लो है या सर्कुलेशन स्लो है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो, अगर आपके जो हाथ हैं या पांव हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो रहा है तो आपने कई बार मार्क किया होगा कि ऐसा होता है कि जो उंगलियां होती हैं वो सुन्न होने लगती हैं, इनमें अचानक से कुछ ऐसा नीडल चुभने जैसी फीलिंग आने लगती है या कोल्ड होने लगती है। अगर आपके बार बार हाथों में और पैर में इस तरह की नम्बनेस की फीलिंग आ रही है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि जो सर्कुलेशन है वो शायद पुअर है एंड इनफ ब्लड जो है ना आपकी जो पेरिफेरी है उसको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जो लाइट स्किन पीपल होते हैं इनमें कभी कभी अचानक से कुछ नीलापन भी दिखाई दे सकता है। ये जो नीलापन भी दिखाई देता है ये भी इस चीज का संकेत है कि शायद ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये पुअर है। जो नीलापन आता है उसके और भी कारण हैं, बट सर्कुलेशन इज वन ऑफ देम। नाउ अगर पुअर सर्कुलेशन रहेगा, इन क्रॉनिक है, इन लंबे समय से है, तो स्किन है वो ड्राई होगी, जो नेल्स हैं या जो नाखून है वो ब्रिटल हो जाते हैं। इन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर स्लो सर्कुलेशन है तो बाल भी जो है ना ज्यादा गिरने लगे। इसके अलावा पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये स्लो सर्कुलेशन के चलते होती है, या जिसे आप नपुंसकता कहते हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इट्स साइन ऑफ अ पुअर सर्कुलेशन। नंबर 5, जो डायबिटीज अगर है तो ये बात सही है कि जो घाव होते हैं तो उनकी हीलिंग के जो प्रॉब्लम है वो खड़ी होने लगती है अगर सर्कुलेशन पुअर है तो जो सर्कुलेशन अगर पुअर है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। लेकिन यह बात सही है कि आप जिम्मेदारी से कुछ काम करेंगे तो जो सर्कुलेशन है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप टोबैको इस्तेमाल करते हैं तो उसको तुरंत बंद करिए। जो टोबैको है उसमें निकोटीन होती है एज एक्टिव इंग्रेडिएंट, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गुटखा हो, खैनी हो, गुलमंजन हो, इन सब में निकोटीन होता है। ये जो निकोटीन है वास्तव में हमारी जो आर्टरीज हैं या जो खून की धमनियां हैं उनकी मोटाई को बढ़ाता है,
और एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा तो जो ब्लड का फ्लो है उसको स्लो करेगा और एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। द नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्रेशर। अगर आप ब्लड प्रेशर को ठीक मॉनिटर नहीं करते हैं और ठीक कंट्रोल नहीं करते हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ रहता है, तो ये बात सही है कि जो धमनियां हैं उनकी जो अंदरूनी लाइनिंग है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और उसके चलते जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। अगर ये टाइट होंगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो हमेशा स्लो होगा। अगर ये स्लो होगा तो हमेशा इस चीज का डर रहेगा कि जो स्लो है ब्लड का फ्लो, ऐसा ना हो कि आर्टरी को चोक कर दे, इन ब्लड के फ्लो को बंद कर दे। अगर ऐसा है तो आपको जिम्मेदारी से कुछ काम करने की जरूरत है। आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की जरूरत है मंथली। आइडियली आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रखना चाहिए, आपको बीपी बार बार मॉनिटर करने की जरूरत है। ऑप्टिमाइज करिएगा जो आपका बीपी है वो सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 के नीचे रहे और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 के नीचे रहे। इसको अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो बीपी आपकी आर्टरीज को डैमेज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज कि आप अपने वाटर के इंटेक को देखिए। अगर आप खून को ध्यान से देखें तो खून वास्तव में हाफ वाटर है। अगर खून को देखें तो हाफ इसमें पानी ही होता है। तो अगर आप हाइड्रेट प्रॉपर नहीं है, पानी ठीक मात्रा में नहीं लेते हैं, तो आपका जो खून है वो वास्तव में उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी। तो पानी की मात्रा ठीक चाहिए। आपको एम करना चाहिए कि आपको रोज 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। नो, अब देखिए कि आपका जॉब कैसा है। कहीं आपका जॉब ऐसा तो नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली सिटिंग जॉब में है, आपको कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है। इसे कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप बैठते हैं तो वास्तव में आपके जो लेग मसल्स हैं वो वीकन होती हैं, जो वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो है वास्तव में वो स्लो हो जाता है। उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज ए प्रॉब्लम। तो अगर आपका काम ऐसा है कि जो लॉन्ग टाइम सिटिंग है तो आपको बीच बीच में उठ के थोड़ा सा वॉक करना चाहिए सो दैट मांसपेशियां चलें और ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ आए। एंड अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो जो वेन्स होती हैं उनके जो वाल्व होते हैं उनके डैमेज होने का डर रहता है। तो जब आप चलते हैं तो मांसपेशियां चलती हैं तो लेग में जो वेन्स होती हैं उनके जो वाल्व्स होते हैं वो बेटर काम करते हैं। अगर आपको सर्कुलेशन पुअर की संभावना है या खतरा है तो वास्तव में आपको एक्सरसाइजेस जो हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। योगा इज ए लो इंपैक्ट एक्सरसाइज, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो योगा है वो जंप स्टार्ट कर सकता है ब्लड के फ्लो को। जब आप वास्तव में योगा एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में जो सप्लाई होती है अच्छी मात्रा में, बिकॉज जितने भी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं चाहे वो कपालभाति हो तो इनके चलते जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा की पंप होती है, इन पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। ऐसे ही योगा की जो पोजीशन है उसमें जब आप ट्विस्ट होते हैं तो उस ट्विस्ट होने से जो ब्लड का फ्लो है वो ऑर्गन्स में बढ़ता है एंड प्रॉपरली मैनेज होता है। ना कुछ योगिक एक्सरसाइज हैं जो स्पेसिफिकली साइंस रिकमेंड करती है कि जैसे ये एक्सरसाइज है जिसमें आप दीवार के सहारे पांव को ऊपर करके करते हैं। दिस योगा पोज एक्चुअली कहलाती है विपरीत करनी। जो विपरीत करनी है इसमें जो लेग्स को है उसको दीवार के सहारे ऊपर की तरफ करके किया जाता है, तो इससे जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई होता है या बैक डायरेक्शन में आने लगता है। ये इंपॉर्टेंट योगिक एक्सरसाइज है, शायद ये आपको अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। The next one is the aerobic exercise। कभी आपने सोचा कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? एरोबिक का क्या मतलब है? एरोबिक का मतलब है विथ ऑक्सीजन। एरोबिक का सिर्फ लिटरल मीनिंग है विथ ऑक्सीजन। एनी एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग हो, बाइकिंग हो, चाहे वॉक करें आप, चाहे स्विमिंग करें, ये सब एरोबिक की श्रेणी में आते हैं। रस्सी कूदना एरोबिक की श्रेणी में आता है। जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसको वास्तव में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, यानी आपकी पूरी मांसपेशियों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज्यादा होती है। जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ता है और ये जो पंप करता है तो आपका हार्ट के मसल ठीक काम करती हैं, आपका सर्कुलेशन जो है ना फास्ट होता है, आपका बीपी नीचे तरफ आता है। इन ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में एक एडिक्वेट मात्रा में होती है। नाउ जो
एरोबिक एक्सरसाइज का सवाल है, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि ऑन एन एवरेज रोज आपको 30 मिनट करना चाहिए, ऑन एन एवरेज 5 से 7 दिन हर हफ्ते करना चाहिए। साइंटिफिकली आपको 150 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक करना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप वॉक करें तो मॉडरेट टू इंटेंस स्पीड से करें, एंड आपको 3 माइल पर आवर की स्पीड से करना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं कि वॉक करते हैं, मॉडरेट टू इंटेंस स्पीड से करते हैं, 3 माइल्स पर आवर की स्पीड से करते हैं, तो जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम आपको मिलते हैं। ऐसे एक एक्सरसाइज है विच इज नोन स्क्वैट्स, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। ये वास्तव में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की श्रेणी में आती है। वास्तव में ये थाई मसल्स एंड काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करके चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये ब्लड के सर्कुलेशन को ऑप्टिमाइज करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। इसको वास्तव में आपको अपने जो एक्सरसाइज शेड्यूल है उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ऐसे ही जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करने के लिए या बढ़ा के रखने के लिए बहुत सारे कंप्रेशन सॉक्स आते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इफ देयर इज एनी डाउट कि ये आपका सर्कुलेशन पुअर है, ये वेरिकोज वेन आपको डेवलप हो रही हैं, या आपको बीच में पीडल इडिमा होता है, तो वास्तव में आपको जो कंप्रेशन सॉक्स हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। जो कंप्रेशन सॉक्स हैं वास्तव में ये आपकी जो मसल्स हैं, आपकी वेन्स हैं, उनको कंप्रेस करके चलते हैं, तो वाल्व्स बेटर काम करते हैं, इन ब्लड का जो फ्लो है वो बेटर रहेगा। Now look at the diet. Diet possibly is very important. इस फैक्ट को हमको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा फ्रूट्स लेने की जरूरत है, हमें ज्यादा वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। ऑल दोज थिंग्स जिसमें कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, जैसे रेड मीट है, चीज है, एनिमल सोर्स के जितने प्रोटीन है, इनफैक्ट इवन चिकन है, इनमें जो सैचुरेटेड फैट है वो वास्तव में एथेरोस्क्लेरोसिस की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाता है। ये ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल इनको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखता है। ऐसे ही अगर आपकी डाइट में साल्ट की अमाउंट ज्यादा है तो वो सर्कुलेशन के लिए एडवर्स इफेक्ट लेके चलती है। ऐसे ही आपको अपनी जो ब्लड प्रेशर है या लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल है, इनको वास्तव में मॉनिटर करने की जरूरत है। नाउ जब आप नहाते हैं उसके पहले आपको ब्रश से अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको ब्रश से एक बार ब्रश करना चाहिए। जो ब्रशिंग इस तरह की जो की जाती है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ब्लड के सर्कुलेशन को वास्तव में बढ़ाने की ताकत रखती है। तो जो ब्रशिंग की जाती है, जो ऐसा ब्रिस्टल्स होते हैं, ये ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो शावर लेने के पहले आदत डालिए इस तरह की ब्रशिंग करने की। ऐसे ही जो टेम्परेरी फिक्स है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप अगर हॉट वाटर बाथ लेते हैं या हॉट वाटर टब में आप थोड़ी देर के लिए लेटते हैं तो ये आपके सर्कुलेशन को किक स्टार्ट करता है। अगर आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं या हॉट वाटर टब में लेटते हैं तो वास्तव में आपकी जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं ये थोड़ी सी डायलेट होती हैं, ओपन अप हो जाती हैं, इन ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे ही जो कॉफी, चाय या गर्म पानी आप पीते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है जैसा ये गर्म पानी का टब काम करता है। तो जहां तक गुड सर्कुलेशन का सवाल है, ये आपके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गुड सर्कुलेशन है ये ब्लड के फ्लो को आपके बॉडी के एक एक कोने में लेके जाएगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन कहीं ब्लॉक होता है तो आपकी बॉडी के उन एरियाज को ना तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे ना ऑक्सीजन मिलेंगी। अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उन एरियाज की ऑर्गन्स के डिसफंक्शंस दिखाई देने लगेंगे। अगर इस सर्कुलेशन को आपको ऑप्टिमाइज करके रखना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में, उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।